गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट होता है और डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ सेल्स। आज हम लोग उन सेल्स के बारे में जानेंगे, उन सेल्स के वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे और उन सेल्स के वर्किंग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। पर इससे पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, आपको पढ़ाना शुरू करें, नम्र निवेदन आप सभी विद्यार्थियों से कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम इंस्पायर होते रहें आपको पढ़ाने के लिए। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज and please support us. So moving on, without wasting any more time, we are moving directly to the chapter. तो मैंने बताया था कि सेल्स दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग कौन से टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहले यहाँ बोर्ड में भी ऊपर मेंशन किया हुआ है, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में मैंने कल बताया था कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगता। इसमें एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगता, वो पहले से मोटिवेटेड होते हैं आप जैसे। भाई समझ रहे हो? याद कर लो पिछला वीडियो में क्या रिलेट किया था मैंने। तो पहले से मोटिवेटेड होते हैं, इनको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगता है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो इनका प्रिंसिपल बड़ा साधारण सा प्रिंसिपल है, एलिमेंट्स वांट्स टू गेट स्टेबलाइज्ड। सारे एलिमेंट स्टेबलाइज होना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं। और क्योंकि एलिमेंट्स स्टेबलाइज्ड होना चाहते हैं, इसी बेसिक सा फंडामेंटल थ्योरी पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारा काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर बताएं कि आयरन और कॉपर, आयरन सॉलिड स्टेट में, कॉपर एक्वस स्टेट में है। इसमें क्या होगा? आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर गेन करेगा। तो आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, कॉपर इधर रह जाएगा। जो लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, पहला वीडियो देख लो जाके, उसमें मैंने कहा था जो लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो गेन करेगा वो रिड्यूस होगा। आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन? मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आएगा तो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन बड़ा जरूरी है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सम एलिमेंट्स विल गिव इलेक्ट्रॉन, सम एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन, विल टेक इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो गेन कर रहा है, जो दे रहा है वो लूज कर रहा है। इसी आधार पे एक और इक्वेशन लेते हैं, जिंक हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जिंक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है। अभी आगे आने वाले समय में इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद में बता दूंगा कि जिंक क्यों इतना पॉपुलर है। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जिंक बड़ा कॉमन एग्जांपल होने वाला है। क्यों, आगे मैं बता दूंगा। तो जिंक प्लस कॉपर, जब मैंने रिएक्ट करा है जिंक प्लस कॉपर, तो यहां पे जिंक मेरा इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर मेरा इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जिंक 2+ हो गया और कॉपर अकेला रह गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिया। इसी चीज को मैं एक और एग्जांपल अब उल्टे तरीके से चल रहा हूं। अभी तक आप लोग देख रहे हो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब आप देखोगे कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैसे? तो भाई कॉपर प्लस सिल्वर का जब मैंने केमिकल रिएक्शन कराया तो क्या आया? कॉपर मेरा इलेक्ट्रॉन लूज किया और सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन किया।
समझ रहे हो? ये 3 एग्जांपल्स है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मैं नोट्स में आपके लिए डाल दूंगा। बस ये कॉमन से एग्जांपल्स हैं, इससे बाहर कुछ ही 4-5 एग्जांपल्स और होंगे जो मैं डाल दूंगा। पर समझना ये है कि ये काम कैसे करते हैं, कब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हम कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए कि कब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हमको जानना होगा एक बड़ा आसान सा चीज। तो पहले मैं इधर मिटा लेता हूं बोर्ड को, मैं बोर्ड को क्लियर कर लेता हूं और उसके बाद एक बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कब लूज करेगा, कब गेन करेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। ये हमको पता चलेगा एक बहुत ही कॉमन सा चीज से, मेटल एक्टिविटी सीरीज। मेटल एक्टिविटी सीरीज से। अब आप कहोगे मेटल एक्टिविटी सीरीज तो बहुत कॉमन, जी हाँ बहुत कॉमन है और बहुत ही साधारण तरीका है कि मेटल एक्टिविटी सीरीज से हम लोग को पता चलेगा। समझ में आया? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है मेटल एक्टिविटी सीरीज। मैं लिख ले रहा हूं, फिर वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि लिखने में टाइम जाता है और मैं नहीं चाहता कि आपका प्रीशियस टाइम मुझे लिखते हुए देखे। आपका जो भी टाइम है सिर्फ समझने में लगे, इसलिए मैं पहले लिख ले रहा हूं, फिर आपको समझाते चला जा रहा हूं। तो ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा भाई। तो सबसे पहले आता है लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये मेटल एक्टिविटी सीरीज। अब इस मेटल एक्टिविटी सीरीज में हमें पता है कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। दबंग, डॉन टू, डॉन रिटर्न्स, ऐसा कुछ। जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं उनका रिएक्टिविटी घटता है, रिड्यूस होता है। तो यहां पे इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सबसे पहले एग्जांपल दिया था आयरन और कॉपर का, याद कीजिएगा, वीडियो कॉल का रिवाइंड करके देख लीजिए। सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया था आयरन और कॉपर का। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में मैं देखता हूं आयरन कहां भाई, आयरन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर में आयरन है। 9 10 11 12 13 14, ये नंबर दे दिए। 11 नंबर पे कॉपर है, समझ रहे हो? 8 नंबर पे आयरन है, 11 नंबर पे कॉपर है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ज्यादा पावरफुल कौन है? आयरन। इसीलिए आयरन इलेक्ट्रॉन लूज किया। जो ऊपर है वो लूज करेगा, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है वो लूज करेगा। आयरन लूज किया। इससे ठीक एक और एग्जांपल मैंने आपको जिंक का दिया था, जो आयरन से भी ऊपर है, वो भी कॉपर के साथ रिएक्ट किया तो वो भी दिया, वो भी लूज किया। दोनों केस में कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तीसरा एग्जांपल मैंने आपको सिल्वर का दिया था, जो कॉपर के नीचे है, जिसमें कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सिल्वर ने गेन किया। तो जिस तरह से ये एक्टिविटी सीरीज चलता है, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि ये कौन सा लूज कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है। अब चलो थोड़ा सा इसको एक एक्सपेरिमेंटल रूप तरीके से समझते हैं, एक्सपेरिमेंट करके। तो भाई एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम बना कर रखा है। ये डायग्राम में जो आप लिक्विड वाला देख रहे हो, पानी की बूंदे टाइप के, वो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू। अब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम आयरन या जिंक रॉड डाल देते हैं। अभी मैंने 2 एग्जांपल लिया था, यहां पे जिंक का भी लिया था, आयरन का भी लिया था। तो आयरन या जिंक कोई भी रॉड डाल देते हैं। तो क्या होगा, जिंक या आयरन रॉड जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से
आयरन सल्फेट बन जाएगा। ये कॉपर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, या फिर ZnSO4 बन जाएगा। समझ रहे? ये आयरन सल्फेट बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कॉपर वैसा रह जाएगा। तो ये ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे ब्राउनिश टाइप का कलर में बदल जाएगा, ब्राउनिश टाइप का कलर में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग बहुत जन इसको रेडिश टाइप का भी कह सकते हो। तो कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन क्या हो रहा है। तो यहां पे CuSO4 को FeSO4 या ZnSO4 पर नहीं, कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगा क्या? कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगा, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते थे। एक दे रहा था, एक ले रहा था। समझ रहे? जिंक वाज गिविंग इलेक्ट्रॉन, यहां मैंने लिखा हुआ है, पढ़ो। जिंक और आयरन वाज गिविंग इलेक्ट्रॉन एंड Cu वाज टेकिंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। समझ रहे हो? अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक बार और समझा देते हैं, घुमा के ऐसे समझा देते हैं कि यहां पे मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जगह आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ले लेता हूं, और यहां पे आयरन और जिंक के अलावा यहां जिंक सल्फेट भी सॉल्यूशन में ले सकता हूं, कोई भी दोनों में से, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कुछ भी ले लो, बड़ा कॉमन एग्जांपल में यूज होता है। और यहां पे मैं कॉपर यूज कर रहा हूं, कॉपर रॉड, उल्टा कर दिया इसको। अब क्या होगा? अब तो तुम कहोगे कि सर आयरन से कॉपर में जाएगा जाएगा जाएगा। अरे घंटा नहीं जाएगा। अब पूछो क्यों नहीं जाएगा? भाई कॉपर अभी फिर एक्टिविटी सीरीज, अभी मैंने कहा एक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है। कॉपर नीचे है, जो नीचे है वो ऊपर वालों से नहीं खींच सकता, ऊपर वाला देता है नीचे वालों को। ऊपर वाले से मांगते हो दे दो, ऊपर वाले को बोलते हो अबे दो, बोलते हो क्या? नहीं ना। तो ये कोई रिएक्शन इस केस में नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। समझ रहे हो? अंडरस्टूड? क्लियर? अब मूव करते हैं हम लोग अगला टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वर्किंग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स काम कैसे करते हैं, तो फटाफट बोर्ड इरेज करके आपके सामने हम अभी पहुंचते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से आ गए वोल्टाइक सेल को समझने के लिए। वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वोल्टाइक सेल को हम लोग कहते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैंने पहले भी कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वोल्टाइक सेल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जानेंगे कोई भी सेल हो उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। जो बच्चे जान रहे हैं वो बढ़िया है, जो नहीं जान रहे उनके लिए भी जानकारी ले आए। एनोड कहा जाता है नेगेटिव टर्मिनल को, कैथोड कहा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल को। मैं बोर्ड में इसलिए लिखते जा रहा हूं ताकि आप लोग कॉपी करते जाओ। जो कर पा रहे हो, जिन्हें नोट्स का इंतजार नहीं हो रहा है, वो जितना कंटेंट कॉपी कर सकते हो कर लो। एनोड कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल को, कैथोड कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को। अब मैं फिर से वहीं पहुंच रहा हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। अब आपके सर में मन में सवाल होगा कि सर ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है। इसलिए मैंने यहाँ बड़ा बड़ा साफ साफ मेंशन करके रखा था कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। इसको कंफ्यूज मत करना, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AO और CR।
AO और Cr। समझ रहे हो? इजी है। एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन। AOCr, AOCr, एक साथ बोलो AOCr। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब क्यों एनोड को नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है? क्योंकि एनोड इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड में इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। एनोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है तो उत्पत्ति एनोड से हुई। एनोड दे रहा है, लूज कर रहा है तो उत्पत्ति एनोड से हुई। इसीलिए एनोड को नेगेटिव कहा गया है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है? पता? तो बस एनोड की उत्पत्ति नेगेटिव टर्मिनल से। बात करें कैथोड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जा रहा है। कैथोड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जा रहा है तो भाई नेगेटिव चार्ज किसके तरफ जाता है? अपोजिट चार्ज के तरफ। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पढ़े हो 10 में? तो नेगेटिव चार्ज किसके तरफ जा रहा है? कैथोड के तरफ। इसीलिए कैथोड कौन सा चार्ज हुआ? नेगेटिव को उल्टा पॉजिटिव। गुड, समझ गए? अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारे एनोड होते हैं भाई, वो एक वायर होता है जी, वायर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा एनोड जो वायर होता है जिसमें से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है और एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। और एनायन किसके तरफ जाते हैं? एनोड के तरफ जाते हैं और वहीं पे ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं इतना देर से पढ़ा रहा था ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा, इतना मत सोचो ऐसे छोड़ दे रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इतना, ये मैं शुरू किया हूं अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी 2-3 दिन तक चलने वाला है, 4-5 दिन भी चल सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ऊपर। उसके बाद मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में घुसूंगा। बस सिर्फ एनोड और कैथोड को क्लियर करने के लिए आपको बता दे रहा हूं कि यार कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी पढ़े हो तुम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ो, बताओ तो एनोड क्या होता है? तो एनोड क्या होता है भाई? एनोड पॉजिटिव वायर, एक वायर होता है जिसमें से पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आया? तो अब हम लोग समझते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 3 टिपिकल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। 3 टिपिकल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। पहला ड्राई सेल्स, दूसरा फ्यूल सेल और तीसरा डैनियल सेल। ये 3 टिपिकल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। अब कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे, ड्राई सेल्स का एग्जाम्पल ले ले, पेंसिल बैटरीज जो हम लोग रिमोट वगैरह में यूज करते हैं, रिमोट में, ये सब हो गया ड्राई सेल्स के कॉमन एग्जांपल्स, रिमोट बैटरीज वगैरह। अगला आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं अभी तक। उसमें से एक एग्जांपल हम लोग अल्कलाइन फ्यूल सेल का यहाँ पे लिए हुए हैं। फ्यूल सेल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अभी, किसी और वीडियो में, किसी और दिन, किसी और टॉपिक में मैं फ्यूल सेल आप लोग को बता दूंगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कॉम्प्लिकेटेड ही सिर्फ नहीं है, बहुत लेंथी टॉपिक भी है। और हम लोग इस वीडियो में ड्राई सेल और फ्यूल सेल के एग्जाम्पल को नहीं समझने वाले हैं इस चैप्टर में, क्योंकि आप लोग के बुक के कोर्स कंटेंट में भी डैनियल सेल को पढ़ाया गया है। तो हम लोग सिर्फ डैनियल सेल को समझेंगे। बाकी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दिया 3 टिपिकल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। ड्राई सेल्स होते हैं, फ्यूल सेल्स होते हैं और डैनियल सेल्स होते हैं। ड्राई सेल्स का मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लोग पेंसिल बैटरीज वगैरह में देख सकते हैं। फ्यूल सेल का अल्कलाइन फ्यूल से बना हुआ जो फ्यूल सेल होता है, अल्कलाइन फ्यूल सेल होता है। तो ऐसे बहुत सारे फ्यूल सेल्स में बहुत टिपिकल टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे लंबे लंबे लेंथी टॉपिक है। ये एक अलग ही चैप्टर कोर्स कंटेंट में चला जाएगा, तो अभी हम लोग उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे अभी डैनियल सेल। तो आइए समझते हैं डैनियल सेल का स्ट्रक्चर। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
डैनियल सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है। अभी हम पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किया, अभी आप लोग कंप्लीट करके दिखाएंगे क्योंकि कुछ चीज इसमें ऐड करना है, जो चीज जब तक मैं आपको समझा नहीं दूं क्यों जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो ये मेरे 2 जार, हम अभी के लिए फिलहाल इसको जार मान लेते हैं। ये 2 जार मैंने ले लिया है। एक जार में मैंने ZnSO4 जिंक सल्फेट सोल्यूशन डाला है, एक जार में मैंने CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है। अब यहाँ पे मैंने एनोड लगा दिया। अब मैंने एनोड में एक कॉमन एग्जांपल बोला था कि जिंक बहुत कॉमन एग्जांपल होता है एनोड का। क्यों बोला था? क्योंकि एंशिएंट टाइम पहले के समय में अभी भी बहुत जगह एनोड को जिंकोड भी कहा जाता है। ठीक है, तो एनोड को जिंकोड भी कहा जाता है क्योंकि जिंक को एज एनोड ही यूज किया जाता था हमेशा से, इसीलिए एनोड की जगह जिंक यूज करने लगे लोग, कॉमन हो गया बहुत यूज, इसलिए एनोड को जिंकोड कहा जाता है। और यहाँ पे कैथोड ले लिया मैंने, यहाँ तक क्लियर। ये एनोड ले लिया, यहाँ कैथोड ले लिया, CuSO4 ले लिया और ZnSO4 सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना शुरू करते हुए ये जाएंगे, इस बल्ब को जला देंगे। तो ये बल्ब जो जल रहा है ये प्रूव कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। ये बल्ब जल रहा है, ये प्रूव कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, और हमारा जो कैथोड है वो थिक होता जाएगा। कैथोड हमारा थिक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ जमा हो रहे जा रहे हैं, जमा हो रहे। पर ये एनोड जो है वो हमारा थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा। ये थिक होता जाएगा, ये थिन होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये पतला होता जाएगा, और थोड़े देर बाद ये बल्ब जलना, बल्ब जो ग्लो कर रहा है ये ग्लो करना बंद कर देगा। बल्ब ग्लो अब नहीं करेगा, थोड़ा देर चलेगा बल्ब, फिर ग्लो नहीं करेगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि करंट फ्लो करना बंद, करंट फ्लो करना बंद कर दे रहा है। क्यों करंट फ्लो करना बंद कर दे रहा है? इस चीज को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज बहुत यूज में आने वाला है, बहुत जानना जरूरी होता है। तो जब करंट यहाँ से, जब मेरा Zn निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ SO4 बच जा रहा है असल में, ये नेगेटिव है। ये बोल रहा है कि जब हम खुद है, हमको खुद जरूरत है, तो बाहर क्यों भेजना इलेक्ट्रॉन को, अंदर ही रखते, अपने पास ही रखते हैं, बाहर क्यों भेजें, क्यों इससे ट्रांसफर करें? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। तो इस चीज को डैनियल सेल में कैसे सॉर्ट आउट किया गया कि यहाँ पे बना दिया गया, इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल था, यहाँ पे बना दिया गया। भाई हम लोग पढ़ लिए इसीलिए सिंपल था, नहीं पढ़ते तो पता नहीं था। इसमें बना दिया गया एक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्ट से बनता है, कॉमन सॉल्ट से बन सकता है, NaCl से बन सकता है, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ दे दिया। ए सॉल्ट ब्रिज इज ए कनेक्शन कंटेनिंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स इन द, ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पे जिसको मैंने जार कहा था ना, वो जार एक्चुअली नहीं होता है। ये क्या होता है? ये जार नहीं होता है, ये होता है हाफ सेल्स। अब हाफ सेल्स क्यों कहा जाता है इसको? तो क्योंकि ये पूरा डैनियल सेल है और इसके 2 कंटेनर है, तो एक कंटेनर आधा सेल के बराबर हो, इसीलिए इसको हाफ सेल्स कहते हैं। अब NaCl क्या कहता है? यहाँ पे सल्फेट अलग हो गया, जिंक अलग हो गया, जिंक जा रहा है, सल्फेट उसको रोकने का कोशिश कर रहा है। तो इसमें काम कैसे होता है? इसमें काम ऐसे होता है कि ये जो हमने डाला सॉल्ट ब्रिज NaCl, इसमें 2 चीज है, Na और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। किसको मेंटेन करते हैं? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। ये न्यूट्रलिटी जब तक मेंटेन नहीं होगा, शुरू में करंट फ्लो करने लगा था क्योंकि दोनों न्यूट्रल थे, न्यूट्रल स्टेट थे, और इस न्यूट्रल स्टेट को मेंटेन करने के लिए, इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे
एक हल्का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालेंगे, NaCl जैसा लाइट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसके कारण ये वापस फ्लो करना चालू कर देगा और ये बल्ब हमारा फिर से ग्लो करने लगेगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कनेक्शन को वापस जोड़ता है। ये कनेक्शन को, दोनों के बीच के कनेक्शन को ये जोड़ रहा है। जो कनेक्शन टूट गया, जो रास्ते बीच से गैप पड़ गए, उन दो रास्तों को जोड़ने के काम जो करते हैं उन्हें तो ब्रिज कहा जाता है। तो यहां पे सॉल्ट से बना हुआ जो एक लाइट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। Na प्लस और Cl माइनस। तो प्लस का काम क्या होता है भाई? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फिशन। तो जो SO4 है माइनस में, वो थोड़ा करके ये दोनों साइड से कम करता है, जिसके कारण ये न्यूट्रलिटी फिर से आ जाती है और करंट फ्लो करना कंटिन्यू रखता है। तो ये सॉल्ट ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डैनियल सेल का। इस सॉल्ट ब्रिज के बिना इलेक्ट्रॉन का फ्लो थम सा जाएगा। समझ में आया सबको? तो मूव करते हैं अगला टॉपिक के ऊपर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज को लेकर। तो मेंटेन, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? पहला फंक्शन होगा मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स। मैंने जब डायग्राम आप लोगों को समझाया था तो डायग्राम में बताया था ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। न्यूट्रलिटी के बिना फ्लो नहीं होगा। इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये सॉल्ट। दूसरा, कंप्लीट द सर्किट। अगर फिजिक्स के टर्म में हम लोग उसको देखें बिना सॉल्ट ब्रिज का, समझ रहे हो, बिना सॉल्ट ब्रिज का अगर हम लोग देखें सिर्फ सर्किट, तो वो इनकम्प्लीट है। बिना सॉल्ट ब्रिज का अगर हम लोग डैनियल सेल को देखें, जो मैंने पहले बनाया था, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, सॉल्ट ब्रिज ऐड करने से पहले जो हमारा डैनियल सेल का जो मैंने जार जब बताया था, जार हाफ सेल्स नहीं बताया था, उसमें जार बताया था, वो जार उस समय वो सर्किट इनकम्प्लीट था। सॉल्ट ब्रिज उस सर्किट को कंप्लीट करता है फिजिक्स के टर्म में, तभी करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट चाहिए ना भाई। स्विच ऑफ है तो सर्किट ओपन है, स्विच ऑन है तो सर्किट क्लोज है। तो जब तक सर्किट क्लोज नहीं, कंप्लीट नहीं होता, तब तक करंट फ्लो नहीं करता है। और तीसरा टर्म, रिड्यूस द फंक्शन पोटेंशियल। क्या होता है फंक्शन पोटेंशियल? कि एक चार्ज एक साइड का पॉजिटिव या नेगेटिव दूसरे साइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वन साइड शुड नॉट बी मोर पॉजिटिव और नेगेटिव देन द अदर साइड। ये हाफ सेल्स, दो हाफ सेल्स थे, कोई भी एक साइड दूसरे से ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा नेगेटिव जैसे हो जाएगा, फिर से करंट का, फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा और करंट नहीं बहेगा। समझ रहे? तो ये होता है रिड्यूस फंक्शन पोटेंशियल। अब मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक। सो माय डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। सपोज कीजिए अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, तो इसका फ्लो करने के लिए जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम लोग P मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी तक कोई पोटेंशियल नहीं, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अभी हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल इसमें नहीं लगाया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग एक्स्ट्रा पोटेंशियल अभी तक नहीं लगाया। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लग रहा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन से। कहां से लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन से। ये एक्सटर्नल पोटेंशियल जो ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को हम लोग P और नीचे EX करते हैं। एक्सटर्नल EXT भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जितना समझ सकते हो PEXT। तो यहां पे 3 केस सिनारियो आ जाएगा, 3 केस सिनारियो यहां पे खड़ा हो जाएगा।
क्या क्या जाएगा? 3 केस सिनेरियो क्या क्या? पहला केस सिनेरियो आ जाएगा कि मेरा जो P है वो ग्रेटर देन एक्सटर्नल पोटेंशियल है। P जो है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल से बड़ा है, यानी जो डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी डायरेक्शन पे फ्लो होगा, क्योंकि जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा जिसका पोटेंशियल बड़ा है, उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। जिसका काबिलियत ज्यादा होता है लोग उसी को फॉलो करते हैं, तो इसका पोटेंशियल बड़ा है, इसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अगला केस सिनेरियो मेरा आ सकता है कि हमारा जो P है वो बराबर होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल। हमारा जो पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल यानी बाहर से जो पोटेंशियल लगा रहे हैं उसके बराबर होगा। जब बराबर हो जाएगा तो दोनों कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद दोनों एक दूसरे को ठेलने का प्रयास करेगा, पर क्योंकि दोनों में बराबर पोटेंशियल है तो दोनों एक दूसरे को ठेल नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो इस डायरेक्शन में हो रहा है वो थम सा जाएगा, स्टॉप, वो रुक जाएगा। और तीसरा केस सिनेरियो बड़ा ध्यान से समझिएगा, तीसरा केस सिनेरियो मेरा क्या आ जाएगा? थर्ड केस, मैं अलग से लिख रहा हूं। थर्ड केस में हमारा P जो है वो लेस देन एक्सटर्नल पोटेंशियल हो जाएगा। ये थर्ड केस है। इस केस में एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा पावरफुल होगा और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से मार रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा। मैंने यहां कहीं लिखा अपोजिट डायरेक्शन, देखिए एक्सटर्नल पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन से, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एक्सटर्नल पोटेंशियल कारण, यानी यहाँ पे क्या लग रहा है? एक्सटर्नल एनर्जी लग रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी लग रहा है। डैनियल सेल के आधार पे समझा रहे हैं, एक्सटर्नल अभी तक इधर से फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी कारण इधर से इधर फ्लो कर रहा है। इसी को तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसी को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी हमको कंटिन्यूस अप्लाई करना पड़ता है करंट के फ्लो करने के लिए, करंट के फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। इसी प्रिंसिपल, यही थर्ड केस सिनेरियो के ऊपर आधारित है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम वीडियो के शुरू में ही बताए थे, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल्स का बात कर रहे थे तो मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में मैं बीच बीच में बताते चला जाऊंगा, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप कह सकें कि हम थोड़ा बहुत पढ़े, आने वाला टॉपिक में पढ़े। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही डिस्कस करेंगे, पर आज का वीडियो हम लोग का यही खत्म होता है। और इसके बाद अगला वीडियो जो हम लोग डालेंगे उसमें हम लोग और भी एलाबोरेट तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का यूजेस, ये सारे चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जाने से पहले अगर कुछ भी सीख गए हो यार तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने का। हम पर्सनली आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, आपके कमेंट्स को समझेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी कंटेंट हम बहुत जल्दी पार कर दे रहे हैं, कोई भी कंटेंट को इलाबोरेटली एक्सप्लेन नहीं कर रहे, अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज हमें बताओ। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कम से कम 50 कमेंट भी आ जाते हैं, उस टॉपिक का वीडियो फिर से बनाएंगे पूरा एलाबोरेट तरीके से, एक एक चीज एक एक बारीकियां ढूंढ ढूंढ के बताएंगे। तो तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड एडियोस अमीगो।